नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के जवाहर बाग कांड का दर्द 29 परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। जवाहर बाग कांड से उठे सवाल उत्तर प्रदेश सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। सरकारी तंत्र की नाकामी और जवाहर बाग कांड के मास्टरमाइंड को लेकर लापरवाही की हकीकत आपको हम दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मथुरा बने उस गुनहगार की अनसुनी आवाज, अनदेखा वीडियो। आरबीआई की करेंसी भारत में नहीं चलेगी, ये ब्रिटेन का बैंक है। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है और इससे लेन देन। मथुरा के जवाहर बाग कांड का सरगना ये वही रामवृक्ष यादव है जो अब इस दुनिया में नहीं है। कोई दम रखता हो तो मैदान में आवे, सब लोग आत्मसमर्पण करें। जय हिंद, जय सुभाष। लेकिन आज तक पर आज पहली बार आप देख रहे हैं मथुरा का कंस बने रामवृक्ष यादव की वो साजिश जो जवाहर बाग कांड से बहुत पहले बहुत बड़े पैमाने पर लंबे समय से कर रहा था। इस बात को सिक्का दीजिए, अवैध चुनाव होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो बैठी है उसका भी चैलेंज होगा, ये चुनाव अवैध है। मथुरा के जवाहर बाग की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में जमीनों पर अवैध कब्जा करने की नीयत से मथुरा के इस कंस ने तैयार कर रखी थी अपनी फौज, जिसके साथ वो पूरे देश में घूम रहा था। उसका वैल्यू 972 MG गोल्ड होगा और बाजार में जब एक दिन खरीदोगे तो हम तो सब दिखाओगे। रामवृक्ष की साजिश का ये काफिला साल 2014 में पंजाब के ऐतिहासिक जालियांवाला बाग भी पहुंचा था, जहां अपनी फौज के बीच उसने दिया था जहरीला भाषण। और उन्हीं की अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि आरबीआई की करेंसी भारत में नहीं चलेगी, ये ब्रिटेन का बैंक है। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है और इससे लेन देन। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। पंजाब के ऐतिहासिक जलियांवाला बाग से रामवृक्ष ने लोगों को अवैध कब्जे के लिए उकसाने और सरकार प्रशासन से भिड़ने को तैयार रहने का जहर बोया था। यही सरकार, आजाद हिंद सरकार, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। रामवृक्ष का नापाक मकसद साफ था, पूरे देश में घूम घूम कर ज्यादा से ज्यादा समर्थक जुटाना, उसके बाद किसी एक जगह पर कब्जा जमाना। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इस बात को समझिए। और जब वो शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फार्मूला आएगा, सुन लीजिए, तो ये धर्म नगरी में जनता आ रही है। ये धर्म की पीठ पर, गुरु की पीठ पर लोग बैठे हुए हैं और ये आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता यहाँ भिखारी बनी हुई है। यहाँ जो है ये हर की पौड़ी पर वो हाथ पसार रही है कि कोई रोटी दे दे, कोई रोटी दे दे। जलियांवाला बाग से रामवृक्ष के साजिश का काफिला आधी रात हरिद्वार जा पहुंचा। हरिद्वार में भी अवैध कब्जे के लिए लोगों को उकसाने का जहर उगलते हैं इस सनकी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का हवाला दे डाला। हरिद्वार के धर्म गुरुओं, अगर आप ये कहेंगे आरबीआई की करेंसी को कि ये भारतीय करेंसी है, तो आपको उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि जब आरबीआई ने कह दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये तो रिकॉर्ड धर्म गुरुओं को देना होगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? ये देना पड़ेगा और नहीं देंगे तो क्या होगा? अब ये आप समझिएगा। इस बात को एक छोटी सी अपील, चुनाव का बहिष्कार, और अगर ये धर्म गुरुओं ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया तो जो आगे टक्कर होने जा रही है, जो वैचारिक महाभारत होने जा रही है, उसके जिम्मेदार सभी धर्म गुरु होने जा रहे हैं। जलियांवाला बाग, हरिद्वार, पंजाब के अलग अलग इलाकों में घूमने के बाद रामवृक्ष यादव ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का दौरा भी किया। खुद बस पर खड़े होकर माइक के जरिए वो लोगों से बातें कर रहा था, जबकि आगे आगे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। शहीदों का गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फार्मूला भारत में चलेगा, इम्परर वो है। ये खाना करे और नहीं तो सिक्का दे, जिसके पास सिक्का वो सम्राट। देश के अलग अलग इलाकों में घूमने के बाद रामवृक्ष ने अच्छी खासी फौज भी जुटा ली थी।
उसके बाद वो सीधा प्लान के तहत मथुरा के इस जवाहर बाग में पहुंचा और ऐसा कब्जा जमाया कि उसे खाली करवाने में 2 पुलिस वालों समेत 29 लोगों की जान चली गई। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई और सरकारी तंत्र पर हजारों सवाल भी खड़े हो गए। अरविंद ओझा, मथुरा, आज तक। मथुरा कांड पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की कार्रवाई की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का माहौल है, सरकारी जमीन पर कब्जा करने की मुहिम खतरनाक है। उत्तर प्रदेश की उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विकास का अभाव है, शांति समाप्त है, हिंसा का माहौल है और सरकार इसको रोकने में असफल रही है। उन्होंने मथुरा की घटना की विशेष रूप से चर्चा की कि सरकारी जमीन को जबरन कब्जा करने की जो एक राजनीति चल रही है और सरकार को उसका प्रोत्साहन मिलता है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समय रहते कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कब्जा करने वाले प्रश्रय पाते हैं। रामवृक्ष यादव के अनदेखे अनसुने वीडियो पर विस्तार से रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे आज रात 8 बजे। फिलहाल रुख अगली खबर। उत्तर प्रदेश के कैराना से 346 हिंदू परिवार घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं और कई परिवार इनकी ही राह पर चलने वाले हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि मुजफ्फरनगर के इस कस्बे से छोटे बड़े कारोबारी और गरीब लोग तक घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस कस्बे से कस्बाई रंग रफू चक्कर है। दरवाजों पर ताले लटके हैं, दीवारों पर सन्नाटा रेंगता है, छतों पर सूनापन बिछ गया है और दालानों पर चुप्पी दुबक कर बैठी है। कैराना कस्बा धीरे धीरे यहाँ रहने वालों से खाली हो रहा है। पिछले 2.5-3 सालों में यहाँ से 346 परिवार पलायन कर चुके हैं। वजह खुद इलाके के सांसद से सुन लीजिए। मजबूर किया गया उन लोगों को जाने के लिए यहाँ से, और लोगों ने अपने आप को जब सोच लिया कि सिक्योरिटी हमारी है नहीं यहाँ, या तो वो मांगे उनको पैसे देने पड़े। बड़ी बड़ी डिमांड हुई, डिमांड निरंतर बढ़ती गई। किसी 10 लाख मांगे तो बढ़ा के 20 लाख कर दिए गए। कुछ हद तक तो उन लोगों ने समझौता किया, पैसे दिए, लेकिन जब उनकी चिंता से बाहर की बात चली गई और ना दे पाए, पता नहीं क्या लोगों को सूझी, उनको मारना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार आई और कैराना से कानून व्यवस्था ने बोरिया बिस्तर समेट लिया। सरकारी वरद हस्त में बाहुबलियों ने मनमाना रंगदारी वसूलना शुरू किया। जिसने पैसे नहीं दिए उसने जान देकर पैसों की भरपाई की। ब्रॉड डे लाइट में उनकी हत्या की गई। मैसेज दिया गया कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो तुम्हारा परिणाम, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा। इत्तेफाक की बात यही है कि जितने नाम आए वो सब हिंदुओं के आए हैं, जितने अपराधियों में नाम आए वो मुस्लिम कम्युनिटी के आए हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें कोई कॉमनल एंगल है, सांप्रदायिकता की कोई बात है। ऐसा भी नहीं है कि कैराना से जाने वालों में सिर्फ कारोबारी शामिल हैं। घर तो उन्होंने भी छोड़ा है जो गरीब हैं, लेकिन उनके सामने दौलत का नहीं इज्जत का सवाल उठ खड़ा हुआ। बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा। बहू बेटी बाहर निकल नहीं सकती कहीं भी। ऐसा माहौल खराब हो रहा है यहाँ। कैराना में यह सिलसिला 2013 से शुरू हुआ। लोगों ने कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे अपराधी वारदात करते रहे। कार्रवाई मजबूत हुई नहीं। यहाँ का जिला प्रशासन या प्रदेश शासन उन लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाया कि ये घटना नहीं होगी, तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। जब ये नहीं हो पाया तो लोग इसमें जाना शुरू कर दिया और वो ग्रेजुअली जाते गए बढ़कर संख्या 346 हो गई। कैराना से छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, दुकानदार सभी भागने को मजबूर हुए। शहर के 5 सिनेमा हॉल में
दो किसी तरह से चल रहे हैं, जहां किसी भी वक्त पर्दे की गुंडागर्दी रील से निकलकर रियल हो जाती है। दहशत इतनी है कि कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, यहां तक कि मीडिया के सामने भी मुंह नहीं खोलना चाहते। ये पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान की कहानी नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक चलता फिरता कस्बा है, जहां 346 हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़ा है और राज्य सरकार खामोश है। कैराना से नितिन जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में पानी को लेकर बाल्टी युद्ध छिड़ चुका है। महिलाओं में मारपीट की तस्वीरों की खबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंची तो केजरीवाल ने जल बोर्ड के अध्यक्ष को फौरन पानी का मामला सुलझाने का आदेश सुना दिया। दिल्ली में पानी पर बाल्टी युद्ध छिड़ चुका है। पानी भरने को लेकर महिलाएं आज किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। कोई बाल्टी से वार कर रहा है तो किसी ने खुले हाथ से पानी के बहाने प्रहार की हिम्मत दिखा दी है। लड़ाई की शुरुआत टैंकर से पानी भरने को लेकर हुई। पहले तो तनातनी चली, लेकिन बात बढ़ी तो महिलाएं पड़ोसी धर्म भूलकर बाल्टी थाम बैठी और जो सामने आया उसी पर बाल्टी से प्रहार शुरू कर दिया। जिनके पास बाल्टियां नहीं थी वो भी जल युद्ध में कूद पड़ी और हाथों से हिसाब बराबर होने लगा। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के महिपालपुर की, जहां पानी को लेकर नौबत मारपीट तक जा पहुंची और मसला सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल तक जा पहुंचा। पानी संकट की इन तस्वीरों को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में पानी के इंतजामों के मुखिया यानी जल बोर्ड के अध्यक्ष कपिल मिश्रा से जवाब तलब कर लिया। ट्वीट करके पूछा कि ये क्या हो रहा है। अब बॉस ने कड़क शब्दों में जवाब मांगा तो कपिल मिश्रा ने पूरी जानकारी जुटाने के बाद इलाके में जाने का भरोसा दिलाया है। वैसे दिल्ली की ये तस्वीरें महिपालपुर की तो हैं, लेकिन दिल्ली के दर्जनों इलाके पानी की ऐसी ही तकलीफ से गुजर रहे हैं और आपसी झगड़े की तस्वीरें भी आम हैं। आज तक ब्यूरो। क्या बिहार टॉपर्स घोटाले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड बच्चा राय का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कोई कनेक्शन है? यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लगाया है। तेजस्वी ने ट्विटर पर दोनों की तस्वीर भी जारी की है। उधर एसआईटी ने इस मामले में पूर्व बोर्ड अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की पत्नी उषा सिन्हा को भी आरोपी बना लिया है। बिहार टॉपर्स घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप है कि घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का करीबी है। तेजस्वी ने ट्विटर पर तस्वीरें जारी कर आरोप लगाया है कि टॉपर्स घोटाले में गिरफ्तार बच्चा राय का गिरिराज सिंह के साथ गहरा संबंध है। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा है, प्रधानमंत्री के मनपसंद मंत्री टॉपर्स घोटाले के आरोपी बच्चा राय और उसके पिता के साथ साथ दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से मिल रहे हौसले के कारण ही बच्चा राय के कॉलेज में ये सारा खेल चल रहा था। अपने खिलाफ तेजस्वी यादव के लगाए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग तो जाते ही रहते हैं, कोई कार्यक्रम में बुलाता है, किसी के कार्यक्रम में जाते हैं। हम क्या जानते हैं कि घोटाला हो रहा है? तो घोटाला उनके सरकार में हुई, अध्यक्ष उन्होंने बनाया और खेत खाई गधा मार खाई जोड़ा। इसलिए लालू जी का भी फुटैया कर दें उप मुख्यमंत्री जी। इस बीच टॉपर्स घोटाले में गिरफ्तार बच्चा राय ने पुलिस से पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। बच्चा राय की माने तो फर्जीवाड़े का ये पूरा खेल पूर्व बोर्ड अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह के इशारे पर होता था। टॉपर्स घोटाले में पकड़े गए दो आरोपी संदीप झा और अजीत ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ये रैकेट सिर्फ विष्णु राय कॉलेज तक ही सीमित नहीं था। ये खेल बिहार के कई और कॉलेजों में भी चल रहा था। पुलिस को छापेमारी के दौरान दोनों आरोपियों के घर से संस्कृत बोर्ड की कई कॉपियां भी मिली हैं, जिसमें फेल हुए छात्र को पैसे लेकर पास कराने की बात सामने आई है। एसआईटी जांच की अगुवाई कर रहे पटना के एसएसपी मनु महाराज की माने तो इस घोटाले में लालकेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी उषा सिन्हा भी शामिल हैं। पुलिस ने
जेडीयू की विधायक रह चुकी उषा सिन्हा को भी घोटाले का सह आरोपी बनाया है। वहाँ पे वो काम करते थे और इनके जो ललकेश्वर जी की पत्नी है वो भी वहाँ पे पहले सदस्य थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि ललकेश्वर जी के द्वारा ये सब काम होता था, गलत तरीके से सेंटर चेंज करवाया जाता था, कॉपीज चेंज करवाया जाता था और कई जो विद्यालय हैं उनको लाभ पहुँचाया जाता था। गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद पूर्व बोर्ड अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी उषा सिन्हा फिलहाल फरार हैं। लेकिन जैसे जैसे टॉपर्स घोटाले में जांच आगे बढ़ रही है, कई सियासी चेहरे भी बेनकाब होने लगे हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ रोहित सिंह और कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पंजाब के फजलका में बीएसएफ ने सीमा पार की घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 स्मगलर्स को मारकर 15 किलो हेरोइन बरामद की है। गोलीबारी में एक स्मगलर जख्मी भी हुआ, जिसे पकड़ लिया गया है। गिनती कर लीजिए, पूरे 15 पैकेट। पीले रंग के इन पैकेटों में है उड़ते पंजाब का सामान। जी हाँ, ये हेरोइन से भरे पैकेट हैं। हर पैकेट में 1-1 किलो हेरोइन। बाजार में इसकी कीमत 75 करोड़ रुपए है। बीएसएफ ने नशे की इस खेप को बरामद किया है 2 पाकिस्तानी स्मगलरों को मारकर, जो शनिवार देर रात फाजिल्का के सियान इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। करीब 17 राउंड हुई गोलीबारी में एक पाक तस्कर जख्मी भी हुआ है, जिसका इलाज फाजिल्का के अस्पताल में चल रहा है। रात के टाइम में तस्करों का मूवमेंट हुआ और इन्होंने यहाँ पे पाइप मेथड से हेरोइन स्मगल करने की कोशिश की। जो बीएसएफ की फायरिंग है उसमें जो सुबह चेक किया गया तो 2 स्मगलर पाकिस्तान के मारे गए, एक स्मगलर घायल हो गया। स्मगलरों के पास से 15 किलो हेरोइन के अलावा 2 पिस्टल और एक बंदूक बरामद हुई है। जख्मी स्मगलर से पूछताछ में और भी खुलासे की उम्मीद है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे तस्कर सिर्फ नशे के सौदागर थे या फिर उनकी कोई और साजिश भी थी? आज तक ब्यूरो। इलाहाबाद में आज से बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है। यूं तो कार्यकारिणी में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबकी निगाहें बीजेपी के मिशन यूपी पर हैं। ऐसी अटकलें थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार पर कोई चर्चा हो सकती है, लेकिन अब खबर यह है कि फिलहाल बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। इसे लेकर बीजेपी एक आंतरिक सर्वे करेगी। सर्वे में करीब 6 नामों को शामिल किया जाएगा, लेकिन सूत्रों का संकेत है कि बीजेपी का जो भी कोई चेहरा होगा वो सांसद ही होगा। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर में बीजेपी अपने चेहरे का ऐलान कर सकती है। अगर बीजेपी किसी एक चेहरे पर सहमत नहीं हुई तो पार्टी उत्तर प्रदेश को 6 इलाकों में बांटकर 6 नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी देगी और फिर इन 6 में से एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चेहरा चुना जाएगा। तो इन 6 इलाकों में 6 चेहरों को बांटा जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, हर क्षेत्र को एक नेता के हवाले किया जाएगा। खीर घाटी में खीर भवानी मंदिर में आज हजारों की तादाद में भक्तों ने मेले में शिरकत की। ये मेला घाटी में कश्मीरी पंडितों का सबसे विशेष पर्व है। कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के बाद ये मेला विस्थापित पंडितों को एक दूसरे से मिलने का बड़ा मौका देता है। जो मेला है जहां पर कश्मीरी पंडित के अलावा दूसरे लोग भी मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी मेले में शिरकत की, लोगों से मिली। इस मेले का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये विस्थापित पंडितों को एक दूसरे से मिलने का एक बड़ा मौका प्रदान करता है। मशहूर खीर भवानी मंदिर में इस मेले का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में दानिश कनेरिया को क्यों पाकिस्तान में मिल रही है हिंदू होने की सजा, इस खबर के साथ देखते रहिए आज तक।